स्टूडेंट्स, मैं हूं पीयूष भारती। आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप, जो हमारी हिस्ट्री का चैप्टर है, बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम की क्लास करने जा रहे हैं। ठीक है, बीएससीबी इंग्लिश मीडियम की क्लास है ये, और ये सफलता बैच में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हमारी 2023 ईयर्स और 24 सीज़न वाली क्लास चल रही है। तो सबसे पहले ये बता दें कि नेशनलिज्म इन यूरोप में हम लोग मतलब लास्ट क्लास में पहुंचने वाले हैं। ये लास्ट क्लास रहेगी हमारी थ्योरी की लास्ट क्लास रहेगी। हम आज पूरी थ्योरी आज कंप्लीट कर देंगे नेशनलिज्म इन यूरोप के, और होप करते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी मच फ्रॉम दिस लेसन। ठीक है, अगर आपने पिछले वाली लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ लेक्चर को देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए, तब भी आपको कुछ समझ में आएगा। नेशनलिज्म इन यूरोप एकदम बेसिक से समझाएं, एकदम कहानी की तरह समझाएं। नेशनलिज्म इन यूरोप जो है बीएससीबी इंग्लिश मीडियम की, जो बच्चे बीएससीबी यानी कि बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम में देने जा रहे हैं, वो इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की ठीक है, चलिए सबसे पहले आज हम लोग ये जान लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पिछली क्लासेस में ग्रीक रिवॉल्यूशन देख रहे थे। ठीक है, ग्रीक रिवॉल्यूशन, तो उसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब आप लोग के लिए एकदम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। ताकि चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग ग्रीक रिवॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मतलब चलिए अब हम लोग थ्योरी ही पढ़ते हैं, देखेंगे क्या हम लोग ने पढ़ा क्या क्या। ये भी मैं बता दूं कि ग्रीक रिवॉल्यूशन के पहले हम लोग ने जर्मनी के बारे में पढ़ा, बिस्मार्क के बारे में पढ़ा और बहुत सारी चीज़ें को पढ़ा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक वीकली प्लानर दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं साथ ही साथ। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। देखिए, ठीक है, तो ये वीकली प्लानर आपको यूट्यूब में भी मिल गया होगा। आई होप वहाँ से आप लोग भी देख लिए होंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं सफलता बिहार बोर्ड 2024 का जो इंग्लिश मीडियम की बैच है, वीकली प्लानर उसका आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मंडे को हम लोग एसएसटी और संस्कृत को करने वाले हैं। आज मंडे है तो एसएसटी संस्कृत होगी। ये आज पहली क्लास है, यानी कि 6 बजे वाली क्लास है एसएसटी की। ठीक है, ट्यूसडे को हम लोग एसएसटी संस्कृत ही करेंगे। ठीक है, अगर संस्कृत हमारी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आप लोग की एक न्यू प्लानर भी आएगी, जहाँ पर हम लोग और भी अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वेडनेसडे एसएसटी इंग्लिश पढ़ेंगे, थर्सडे एसएसटी और हिंदी पढ़ेंगे। एसएसटी आपका फुल डे रहेगा, मतलब फुल वीक रहेगा, वहाँ पर आप लोग को पढ़ाई जाएगी, और मंडे टू थर्सडे आप लोग को क्लास रहेगी। ठीक है, चलिए आई होप आप समझ गए होंगे इस वीकली प्लानर के बारे में। तो चलिए आज की थ्योरी वाली जो क्लास है उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी इसको स्क्रॉल जूम आउट कर लेते हैं। यस, अब हम लोग अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। चलिए, कॉन्सिक्वेंटली मूवमेंट्स वेयर स्टार्टेड टू गेट इट सेपरेटेड फ्रॉम टर्की। अच्छा देखो, पहले हुआ क्या, हम पीछे आ जाते हैं हल्का सा। देखो हम लोग ये सब पढ़ रहे थे कि ग्रीस जो थी वो फुल्ली कंट्रोल में थी, किसके ऊपर, टर्किश एम्पायर में। ठीक है, फुल्ली कंट्रोल में थी टर्किश एम्पायर में, ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, वहाँ पर वेव निकला नेशनलिस्टिक स्पिरिट का, नेशनलिज्म का वेव निकला धीरे धीरे। यहाँ पर रिवॉल्यूशन वेव कास्ट कल्चर पर आई। ठीक है, चलिए आज की इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। कॉन्सिक्वेंटली मूवमेंट्स वेर स्टार्टेड टू गेट इट सेपरेटेड फ्रॉम टर्की। कॉन्सिक्वेंटली मूवमेंट्स का क्या मतलब है कि अधिकतर मूवमेंट्स स्टार्ट हो रही थी टर्की से सेपरेट होने के लिए। ठीक है, ग्रीस फॉर दे फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड हेट्रीफिल्के इन ओडिशा है ना, उड़ीसा नहीं, ओडिशा। तो एक संगठन बनाई गई हेट्रीफिल के द्वारा, जो उड़ीसा में बनाई थी। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू एक्सपेल द टर्किश गवर्नमेंट फ्रॉम ग्रीस एंड मेक इट इंडिपेंडेंट कंट्री। तो इनका एक ही मकसद था कि ग्रीस को टर्की से हटाना है, यूनाइट करना है और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना है। टू लीड द रिवॉल्यूशन द पावरफुल ग्रुप ऑफ बोर्जियस हैड आल्सो इमर्ज्ड इन ग्रीस। तो बोर्जियस डायनेस्टी यहाँ पर एमर्ज थी ग्रीस में। ठीक है, चलिए आगे की चलते हैं। For the whole of Europeans, Greece was synonymous with
inspiration and respect for its independence, all its citizens, and in spite of the neutrality of the government were ready. देखो बात यहाँ हो रही है for the whole of the Europeans, है ना, सभी यूरोपियंस में ग्रीस जो है सबके साथ एकदम इंस्पिरेशन और रेस्पेक्ट के साथ रहती थी, जिसके कारण से इंडिपेंडेंस में वो उन्हें जो गवर्नमेंट का सहायता था वो सारे कंट्री से सहायता मिल रही थी, ठीक है। द ग्रेट पोइट ऑफ इंग्लैंड लॉर्ड बायरन डाइड इन ग्रीस फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीक्स। इंडिपेंडेंस जब लड़ाई हो रही थी ग्रीक्स में, तो वहाँ पर लॉर्ड बायरन नामक एक व्यक्ति थे, वो क्या किए, डाइड हो गए ग्रीस में, ठीक है, फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीक्स, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। एंड ड्यू टू दिस वेव ऑफ सिंपैथी फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस स्टार्टेड टू स्प्रेड इन होल ऑफ द यूरोप, ठीक है। एंड दिस वेव से, यही वेव से हमारी जो ग्रीस का इंडिपेंडेंस है वो स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। हेयर रसिया आउट ऑफ इम्पीरियलिस्ट एम्बिशियस एंड रिलीजियस यूनिटी वाज द सपोर्टर ऑफ ग्रीस, और यहाँ पर रूसी जो है वो ग्रीस का बहुत बहुत समर्थन करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द सिचुएशन ऑफ ग्रीस बिकेम एक्सप्लोसिव व्हेन द टर्किश रूलर स्टार्टेड टू बैडली क्रश द पीपल रिलेटेड टू ग्रीक फ्रीडम स्ट्रगल। ये जो सिचुएशन थी ग्रीस की, वो एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन बनने जा रही थी जब टर्किश रूलर्स जो स्टार्ट कर रही थी इसे बैडली क्रश करने की, ठीक है। ए रिवेलियन स्टार्टेड इन ग्रीस इन 1821 द लीडरशिप ऑफ अलेक्जेंडर वेस्पलेंटी, इसको स्लेंटी बोलेंगे, ठीक है, स्लेंटी, ठीक है, इसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे ताकि आप लोग को जब नोट्स मिले तो आप लोग को याद रहे, ठीक है, जब नोट्स मिले तो आप लोग को याद रहे। ये नोट्स भी आपको ऐप पर मिल जाएंगे। द जार ऑफ रसिया अलेक्जेंडर वॉज पर्सनली इन फेवर ऑफ ग्रीक नेशनलिज्म, बट ड्यू टू प्रेशर ऑफ द रिएक्शनरिस्ट रूलर मेटरनिक ऑफ ऑस्ट्रिया ही डिड नॉट वांट टू कम इन फ्रंट ओपनली, ठीक है। जब जार रूसिया का जब जार था अलेक्जेंडर, वो ग्रीक नेशनलिज्म का फेवर कर रहा था, तब वहाँ पर रिएक्शनरिस्ट रूलर मेटरनिक का प्रेशर आता है और वो उन्हें बोलता था कि ओपनली उसका, है ना, समर्थन मत करो, मतलब अंदर ही करो, इंटर नहीं करो, ओपनली नहीं करो। व्हेन द न्यू जार निकोलस केम इनटू पावर ही ओपनली सपोर्टेड द ग्रीक्स, और जब न्यू जार बना तो वो किसी के समर्थन में डर हिचकिचा नहीं रहा था, ठीक है। In 1826, Great Britain and Russia made an agreement to mediate टर्को-ग्रीस डिस्प्यूट, और टर्को-ग्रीस को डिस्प्यूट करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन और रसिया मिलकर एक संगठन बनाती है, एक एग्रीमेंट साइन करती है जिसमें टर्को-ग्रीस को डिस्प्यूट करना होता है। चार्ल्स 10 ऑफ फ्रांस आल्सो स्टार्टेड टू टेक इंटरेस्ट इन द इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस, और चार्ल्स जो 10 थे वो स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस में, ठीक है। A conference was convened in London in 1827 and in the conference England, है ना, तो एक कॉन्फ्रेंस को रखा गया इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया के बीच में, टू टेक जॉइंट एक्शन टू सपोर्ट ग्रीस अगेंस्ट टर्की, और ग्रीस को सपोर्ट करने के लिए 3 देशों में रखा गया, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस में 1827, ठीक है, लंदन में, ओके। चलिए, Thus, the joint military of 3 countries assembled in the Bay of Navarino against Turkey, और इसी तरह हमारे टर्की में जो है वो नवरीनो, जो हमारी बे ऑफ बंगाल जैसे है उसी तरह एक नवरीनो का खाड़ी है, यानी कि बे है, वहाँ पर असेंबल्ड हो गई 3 कंट्रीज़ के, कौन कौन, सिर्फ इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, जो हमारी एक कॉन्फ्रेंस कर रही थी, ओके। ओनली द इजिप्टियन आर्मी केम इन सपोर्ट ऑफ टर्की, और टर्की का एक ही समर्थन व्यक्ति बोलते देश है इजिप्टियन आर्मी, ठीक है। द आर्मी ऑफ इजिप्ट एंड टर्की वॉज बैडली डिफीटेड इन द वॉर एंड फाइनली ट्रीटी ऑफ एड्रियानोपोल वॉज साइंड इन 1829, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रियानोपोल 1829 ये हम पढ़ रहे थे, ठीक है। Under which in nominal sovereignty of Turkey was a matter of giving autonomy to Greece. टर्की और जो इजिप्ट का आर्मी था वो बैडली डिफीट हो गया था हमारी वार में, जो 3 कंट्री मिलके लड़ रही थी, ठीक है। और उसमें जो एक ट्रीटी हुआ था है जिसको हम लोग एड्रियानोपोल ट्रीटी कहते हैं, 1829 में साइन हुआ था, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया इसको,
विच इज नॉमिनल सॉवरेनिटी, और ये जो टर्की का सॉवरेनिटी में था, ठीक है। वाज अ मैटर ऑफ गिविंग ऑटोनॉमी टू ग्रीस, और इस ग्रीस को ऑटोनॉमी का मैटर दिया जाता है। बट द ग्रीक नेशनलिस्ट डिक्लाइन टू एक्सेप्ट द मैटर ऑफ द ट्रीटी, और इस मैटर का ट्रीटी को ग्रीक नेशनलिस्ट जो है वो डिक्लाइन कर देता है। ऑन द अदर हैंड इंग्लैंड एंड फ्रांस वांटेड ग्रीस टू मेक एन इंडिपेंडेंट कंट्री, देन द रसिया इन्फ्लुएंस ओवर इट। देखो दूसरे तरफ क्या हो रहा था, इंग्लैंड और फ्रांस जो है ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाह रहा था, लेकिन रसिया जो इन्फ्लुएंस था इसके ओवर था। कॉन्सिक्वेंटली 1832 ग्रीस वाज डिक्लेयर्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। अचानक से 1832 में यानी कि 1832 में ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर देता है, ठीक है। द रूलर ऑफ बावारिया ओटो वाज डिक्लेयर्ड किंग ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रीस, दिस टू कट द इफेक्ट ऑफ रसिया फ्रॉम ग्रीस, और यही इफेक्ट जो था ग्रीस से रसिया का था, ठीक है। चलिए एक इफेक्ट आता है जिसको हंगरी में भी कुछ होते हैं। तो द फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स अपियर इन हंगरी आल्सो, ऑस्ट्रिया हैड फुल कंट्रोल ओवर हंगरी नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्टेड है। देखो द फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन, जब नेशनलिस्ट सेंटिमेंट हमारे कहाँ पर है ना, वहाँ पर ख़त्म हुई ग्रीस में, तो हंगरी में भी स्टार्ट हो रही थी। ऑस्ट्रिया जो है फुल कंट्रोल था हंगरी पर, और यही नेशनल मूवमेंट्स स्टार्ट कर रही थी यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमें यहाँ पर यस ऑल्सो विद द इन्फ्लुएंस ऑफ 1848 रिवॉल्यूशन, और रिवॉल्यूशन वहाँ से कब से स्टार्ट हुई, 1848 रिवॉल्यूशन से, ठीक है। द रिवॉल्यूशन वाज लेड बाय रिवॉल्यूशनरीज लाइक कॉसेट एंड फ्रांसिस डिक, है ना। रिवॉल्यूशन जो है किससे लड़ी जा रही थी, तो कॉसेट और फ्रांसिस डिक के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कॉसेट वाज द सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेटिक थॉट्स, कॉसेट जो थे वो कौन थे, सपोर्टर थे डेमोक्रेटिक थॉट्स के। ही बिगेन टू एक्सेस हिज थॉट्स ऑफ क्लासेस सोसाइटी टू पीपल बट इट वाज बैंड, और यही जो थी ये जो थे क्या कर रहे थे, अपने थॉट्स को सोसाइटी में ला रहे थे, लेकिन इसको बंद कर दिया गया, ठीक है। देयर वाज स्पेशल इफेक्ट फॉर द डाउनफॉल ऑफ लुइस फिलिप ऑन द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ हंगरी, और यहाँ पर एक स्पेशल इफेक्ट भी होता है डाउनफॉल किसका, लुइस फिलिप का, ऑन द नेशनल मूवमेंट ऑफ हंगरी, ठीक है। कॉसेट बिगेन टू अपोज द ऑस्ट्रियन अथॉरिटी एंड डिमांडेड चेंज इन द सिस्टम, और कॉसेट जो है अपोज करते हैं ऑस्ट्रियन अथॉरिटी को और डिमांड करते हैं कि चेंज करा जाए सिस्टम को। बोथ द पीपल ऑफ ऑस्ट्रियन हंगरी एंड इम्पैक्ट ऑफ दिस एंड इट लीड टू द मूवमेंट्स इन फेवर ऑफ नेशनलिज्म, और यही कारण जो था ऑस्ट्रिया और हंगरी का एक इम्पैक्ट बन जाते हैं और ये एक मूवमेंट्स में बदल जाती है, ठीक है। फाइनली ऑन 21 मार्च 1848 द ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द डिमांड्स ऑफ हंगरी, अंडर विच द डिमांड ऑफ फॉर इंडिपेंडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाज एक्सेप्टेड, और फाइनली जो है 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट द्वारा ये मान लिया जाता है कि हंगरी जो है एक डिमांड कर रही थी इंडिपेंडेंट काउंसिल को, उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ओनली मेंबर्स ऑफ हंगरी ओनली वेयर इंक्लूडेड टू इट, और ये जो मेंबर थी यहाँ पर हंगरी के मेंबर थे, ठीक है। द प्रेस गॉट फ्रीडम एंड नेशनल सिक्योरिटी आर्मी वाज फाउंडेड, और यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी आर्मी को भी बनाया जाता है और प्रेस को एक फ्रीडम दी जाती है। फ्यूडल सिस्टम वाज अबॉलिश्ड, यहाँ पर फ्यूडल सिस्टम को लगाई जाती है। डिमांड फॉर कन्वेनिंग द मीटिंग ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि डाइट बोले तो एवरी ईयर इन द कैपिटल बॉर्डर्स पैट वाज ऑल्सो एक्सेप्टेड, थस दिस मूवमेंट प्रोवाइडेड नेशनल प्राइड टू हंगरी, और ये जो मूवमेंट है नेशनल प्राइड करती है हंगरी पर, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ हुआ यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। ये पूरी लाइन को आप लोग अगर लिख लें तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो पोलैंड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बोहेमिया के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इसका आउटकम देखेंगे, ठीक है। चलिए पोलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। पोलैंड में भी रेबेलियन स्टार्ट हो रही थी, किसके द्वारा, रशियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है, ड्यू टू नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। और यहाँ पर सेंटिमेंट्स कौन थे, नेशनलिस्ट। देयर वाज अ वाइड इम्पैक्ट ऑफ 1830 रिवॉल्यूशन ऑन द रिबलर्स ऑफ द कंट्री बट इट कुड नॉट गेट हेल्प ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस, सो दिस रशिया सप्रेस्ड द पॉलिश रीजन, ओके। तो पॉलिश रीजन को वो रसिया सप्रेस कर रही थी, जिसके कारण से इंग्लैंड और फ्रांस आए और उसको आज़ाद कराएं, ठीक है। बोहेमिया के बारे में पढ़ते हैं। तो बोहेमिया ऐसे छोटा एकदम एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो
ये सबको आप लोग को थोड़ा सा पढ़ना है। इसके बारे में आपको ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। इस चैप्टर्स में सिर्फ यूनिफिकेशन के बारे में पूछी जाती है, तो आप लोग अगर उतना भी पढ़ लेते हैं, इसका नंबर मतलब 80% और 20% लास्ट वाला अगर छोड़ भी देते हैं तो कोई बात है नहीं, लेकिन इसे पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी है। यहाँ से MCQ बनते हैं, ठीक है, MCQ बनते हैं। बोहेमिया जो है वो कंट्रोल में थी किसके, ऑस्ट्रियन रूल के, वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हंगरियन डेवलपमेंट। द डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ द मल्टीफोल्ड सेल्स पीपल वॉज एक्सेप्टेड, बट द मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म, बट द रिवॉल्यूशनरीज वेयर सेवरली subdued by Austria. Thus, the achievements of revolutionary movement going on Bohemia could not stand. ठीक है, यहाँ क्या बात हो रही है ये पढ़ते हैं। ऑस्ट्रियन रूल से जो हमारी बोहेमिया थी वो पूरी तरह से दबी हुई थी बाय द हंगरियन डेवलपमेंट, और हंगरियन डेवलपमेंट से ये थोड़ी सी डिमांड कर रही थी कि सेल्फ गवर्नमेंट को बढ़ाया जाए, लेकिन ऑस्ट्रिया के द्वारा ये सब डिवाइड कर दिया गया, इसे ड्यू में रख दिया गया, ठीक है। और इस अचीवमेंट्स के बाद बोहेमिया में कुछ कुछ रूल लागू अलग से हुए, ठीक है। तो इसके आउटकम्स क्या आते हैं ये देख लेते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्टेड फ्रॉम द वॉर्म ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन दैट टुक अ कॉन्क्रीट शेप इन द फॉर्म ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ यूरोपियन स्टेट्स। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मैनी बिग एंड स्मॉल स्टेट्स। आउटकम यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बात करिए कि नेशनलिज्म जो यूरोप में है वो उसका स्टार्ट कहाँ से होता है, फ्रेंच के वॉर्म से, यानी कि फ्रेंच के रिवॉल्यूशन की तरफ से, और ये कॉन्क्रीट शेप ले लेता है, यानी कि भयानक शेप ले लेता है इन द फॉर्म ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ यूरोपियन स्टेट्स। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इसका रिजल्ट में क्या होता है, मैनी बिग और स्मॉल स्टेट्स इमर्ज होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। The negative aspects of nationalist tendency came openly on the in the form of nationalism by the end of the second half of the 19th century. 19th century का सेकेंड हाफ जो एंड था वो नेशनलिज्म का बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो नेशनली टेंडेंसी थी वो ओपनली हो जाती है ना, सभी जगह नेशनलिज्म के भांति फैल जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। नेशन बिकेम एवरीथिंग फॉर द पीपुल एंड द रूलर ऑफ एवरी नेशन। नेशन जो है क्यों बनाई जाती है, पीपुल के लिए, और रूलर का जो हर एक नेशन में होना चाहिए। दे बिकेम रेडी टू क्रॉस एनी लिमिट फॉरेस्ट, है ना, और वो एक रेडी रहते हैं कोई क्रॉस लिमिट को क्रॉस करने के लिए। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट दिस सेंस वाज ग्रोइंग इन द स्मॉल स्टेट्स एंड कास्ट ग्रुप्स ऑफ बाल्कन रीजन। और यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस होती है और सेंस में, है ना, दिस सेंस वॉज ग्रोइंग इवन इन द स्मॉल स्टेट्स, है ना, स्मॉल स्टेट्स में भी इसका कुछ कुछ जा रहा था, जैसे कि ये बाल्कन रीजन हो गया, ठीक है। ऑन द अदर साइड द सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन बिग यूरोपियन स्टेट्स लाइक इटली, जर्मन, फ्रांस, जो हम लोग देखें ये सब क्या था, बिग यूरोपियन स्टेट में था। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप अवेकेंड नॉट टोटली यूरोप बट होल ऑफ द वर्ल्ड एंड देयरफॉर द वेव ऑफ नेशनलिज्म अरोज्ड इन द एशियन एंड अफ्रीकन कॉलोनीज फॉर फ्रीडम अगेंस्ट फॉरेन अथॉरिटी। और सारी जगह और नेशनलिज्म की भावना जाग जाती है, और यूरोप में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में, है ना, एशियन और अफ्रीकन कॉलोनी से सारे लोग मुक्ति पाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, टीपू सुल्तान द रूलर ऑफ मैसूर वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। टीपू सुल्तान जो थे हमारे इंडिया के, वो बहुत इन्फ्लुएंस हुए, है ना, मैसूर के जो रूलर थे वो 1789 में बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे जब हमारी चल रही थी। Thus the sense of nationalism born in Europe first influenced Europe and finally left impact on entire world. This changed on the political map of Europe and many colonies got independence simultaneously, ठीक है। तो यही सेंस हमारी जो है यूरोप की पूरे यूरोप में नहीं फाइनली एंटायर वर्ल्ड में फैलाती है, और ये पॉलिटिकल मैप को यूरोप में अलग अलग कॉलोनीज़ में बांट देती है और एक अच्छे से मैप बना के देती है, ठीक है। अब हम लोग आने वाली क्लासेस में एक्सरसाइज करेंगे जहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लिया जाएगा, तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिया जाएगा, सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस करी जाएगी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सारे चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, मैच वैच सब फिलिंग द ब्लैंक्स के साथ सब करेंगे जो भी आपके बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से क्लास किए होंगे और इससे आप लोग को
बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी। चलिए इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इसके एक्सरसाइज करेंगे। और तब तक के लिए आपको बाय बाय, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर।